ये हमारे श्याम जी हैं, ये हमको मुक्तिनाथ ले जाएंगे। हाँ भाई श्याम जी, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, रास्ता अच्छा है। बढ़िया जी। और ये देखिए, रास्ता है और पहाड़ियाँ हैं। मुक्तिनाथ जाने में लगभग 6 घंटे लगेंगे। यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर है। और ये रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ गया, कॉफ़ी हार्ट लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग चाय पीने के लिए रुक गए हैं और इनका अपना फार्म हाउस है। और एक इन्होंने हमें डिटेल में बताया थकाली खाना। तो ये जो है थकाली खाना नेपाली खाना होता है एक तरह से, जिसमें चावल होगा, 3-4 किस्म की सब्ज़ी होगी, चटनी होगा, सलाड्स होंगे। तो ये चीज़ें हम लोग आगे थकाली खाना इनका ज़रूर खाएंगे एक बार। तो चलिए, चाय पे इंतज़ार हो रही है, तो इस बार चाय पीते हैं और उसके बाद फिर मुक्तिनाथ के लिए यात्रा का प्रारंभ करते हैं। पोखरा से मुक्तिनाथ के रोड ट्रिप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि हमारे पृथ्वी पर 4 बैकुंठ की संज्ञा दी गई है, जिनमें जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम और द्वारकापुरी, ये 3 बैकुंठ है। और ऐसी मान्यता है कि चौथा बैकुंठ नेपाल में मुक्तिनाथ धाम है। तो चौथे बैकुंठ की यात्रा और वहाँ के रास्ते कैसे होंगे, जैसा कि नाम बैकुंठ है, तो बैकुंठ का रास्ता इतना आसान तो नहीं होगा। पोखरा से हम सभी सुबह 7:30 बजे निकल पड़े और हम लोगों का अपना सेल्फ 4 व्हीलर भी था। उसी के साथ हम लोगों ने ये यात्रा प्रारंभ किया। यात्रा के लिए पोखरा से स्कॉर्पियो और सुमो भी चलते हैं पर हेड पे। लगभग 4000 आने जाने का पर हेड वो लोग लेते हैं। साथ ही साथ बस का भी प्रबंध है, जो ठीक 7 बजे पोखरा बस स्टैंड से मुक्तिनाथ के लिए बस निकलती है और जिसका शुल्क 1000 रुपया होता है नेपाली में। आप रास्ते का आनंद लीजिए और देखिए कि इस बैकुंठ जाने के रास्ते में कितनी दुश्वारियां हैं। नेपाल प्रशासन ने रोड को चौड़ीकरण करने हेतु अनुबंधित किया है, जिसके कारण यहाँ रोड अस्त व्यस्त स्थिति में हमें मिली। लेकिन ये था कि रोड के किनारे काली गंडकी रिवर, जो मुक्तिनाथ से ही निकलती है, काली गंडकी रिवर ने हमारा साथ पोखरा से थोड़ी दूर चलने के बाद से उन्होंने देना शुरू कर दिया। और काली गंडकी नदी के सहारे सहारे हम सभी मुक्तिनाथ की इस बैकुंठ धाम की ओर निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये काली गंडकी नदी, इसका जल काले रंग का है और काले रंग का होने का आशय ये है कि ये जहां से निकलती हैं वो शालिग्राम क्षेत्र है और शालिग्राम शिला गंडकी नदी में ही पाई जाती है। तो उसी शिला के काले रंग के वजह से काली गंडकी इनका नाम भी पड़ा और जल का कलर भी काला रंग है। तो इस प्रकार से ये काली गंडकी नदी और शालिग्राम क्षेत्र, बैकुंठ धाम, मुक्तिनाथ धाम, इतने सारे नाम एक मुक्तिनाथ का है
और ये ऑफ रोड ट्रैक भी है। अब ये धूल देख पा रहे होंगे कि आगे आगे जो भी गाड़ी जा रही है, सड़क की स्थिति इस तरह से है कि वो धुएं का गुबार न उड़ा के धूल के गुबार को उड़ा रही है और रास्ता दिखाई नहीं देता है। रास्ते में कुछ अच्छे ट्रैक भी मिले। बेनी बाजार, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेनी बाजार का ट्रैक है जो डामर रोड है। डामर रोड भी बीच में मिलेगा हमें। साथ ही साथ एक अलौकिक तीर्थ स्थल गलेश्वर महादेव हमें रास्ते में मिले और हमने उनका भी दर्शन किया, पूजन किया। ऐसी मान्यता है कि गलेश्वर महादेव के दर्शन और साथ में मुक्तेश्वर धाम के दर्शन साथ साथ जरूर करने चाहिए, तब कहीं जाके मुक्तिनाथ धाम की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ऐसी जनमानस में मान्यता है। तो आप गलेश्वर धाम का अवलोकन करिए, ये बोलिए गलेश्वर महादेव की जय। और वहाँ पर हमने पुजारी जी से कुछ वार्ता किया, तो पुजारी जी के वार्ता के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने बताया हम आपको भी सुनाने का प्रयास करते हैं। और पहले आप गलेश्वर धाम का चित्र देखिए और वहाँ का धाम देखिए और वहाँ के मूर्तियों को देखिए और वहाँ बने हुए मंदिरों को देखिए। ये गौ माता का मंदिर वहाँ एकलौता है, वो भी देखने में आया। साथ ही साथ ये जो शिला है, ये सारी शिला के ऊपर ही गलेश्वर धाम बना हुआ है। और गलेश्वर धाम में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ स्थापित है। देखिए भगवान कृष्ण और राधा और ये गरुड़ जी, और यहाँ पे सीधे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भगवान कृष्ण और राधा और यहाँ राम लक्ष्मण जानकी। जहाँ भगवान शंकर जी, भगवान मुक्तिनाथ भगवान का मुख्य प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। जो मुक्तिनाथ भगवान का दर्शन करके गलेश्वर भगवान को दर्शन करने से मुक्ति का अधिष्ठात्री देवता जो मुक्तिनाथ है, उन्होंने मुक्तिनाथ की तृतीयार्था भगवान गलेश्वर महादेव पूर्ण कर देते हैं। और यहाँ पर जो जितने भी मुक्तिनाथ भगवान को दर्शन करके गलेश्वर भगवान को दर्शन करने से मुक्तिनाथ की तीर्थयात्रा सफल होती है। अच्छा, पूर्ण मानी जाती है। पूर्ण मानी जाती है। ओम नमः शिवाय। इसीलिए सारे लोग मुक्तिनाथ के भगवान को दर्शन करके सालग्राम गलेश्वर भगवान इनका भी दर्शन करते हैं। तो गलेश्वर भगवान विश्व में एक शिवलिंग है, जो शिवलिंग सालग्राम शिला के रूप में है। अच्छा, सालिग्राम शिला के हैं ये। जो गलेश्वर भगवान को पूजन करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए, हर 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 हरिहर 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 हरिहर। गलेश्वर नाथ महादेव का सालिग्राम शिला से बना हुआ शिवलिंग का दर्शन अभी आपने भी किया और हमने भी किया, और हमारी यात्रा मुक्तिनाथ के लिए आगे बढ़ चली। रास्ते में और भी स्पॉट जो पड़ेंगे हम आपको जरूर दिखाएंगे। उन्हीं में एक तातो पानी यानी कि सल्फर का स्प्रिंग वाटर या गर्म जल की कुंड कह लीजिए, वो पड़ता है। और उसका शुल्क हम भारतीयों के लिए 150 रुपये नेपाली में लिए जाते हैं। तो आइए अब हम आपको तातो पानी लिए चलते हैं और साथ में हमारे गंडकी रिवर हमारे साथ मुक्तिनाथ तक बनी रहेंगी। और यहाँ के रास्ते और रास्तों की दुश्वारियाँ और रास्तों की बनावट, रास्तों का चौड़ीकरण का प्रोसेस, वो आप देखिए, देखते बन रहा है। पूरे के पूरे संसार में जो कुछ भी हम देख पाते हैं सब माँ पार्वती स्वरूपा है, और उसमें जीवन भगवान शंकर दे रहे हैं। ये सामने आप पहाड़ों की कटिंग, पहाड़ों की बनावट, पहाड़ों का शेप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब आपको तातो पानी लिए चलते हैं। सप्तकुंड
यानी कि तातो पानी कुंड ये मुक्तिनाथ के रास्ते में पड़ेगा और सल्फर का हॉट स्प्रिंग वाटर इस कुंड में जमा होता है। इसका प्रवेश शुल्क हम भारतीयों के लिए 150 रुपया नेपाली और नेपाल के लोगों के लिए 50 रुपया है। यह शुल्क अदा करके और इस तातो कुंड में आप नहा सकते हैं। तो चलिए तातो कुंड आपको दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का यह शिवलिंग तातो पानी स्नान के बाद लेडीज कुंड के सामने ये बना हुआ है और यह भी शालिग्राम शिला है। स्नान के बाद भगवान शंकर का ध्यान वाकई में करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने भगवान का ध्यान किया। मुक्तिनाथ जाते समय रास्ते में हॉट स्प्रिंग वाटर, जिसको कुंड का रूप दिया गया है, पीछे आप देखें, वाकई में ये कुंड गर्म पानी का कुंड है और स्किन डिजीज़ का ये क्योर सेंटर है। ये गंधक का पानी है। इसमें थोड़ी देर नहा के और आप अपनी स्किन को रोग मुक्त कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो चलिए तातो पानी ऑन द वे ऑफ मुक्तिनाथ, और अब धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं। तातो पानी जो जगह है वहाँ पर तप्त जल पृथ्वी से निकलता है और 2 कुंड, एक लेडीज़ के लिए एक जेंट्स के लिए, दोनों कुंड में वह गर्म जल एकत्र होता है और कुंड में बैठकर लोग स्नान करते हैं। और सामने आप देखिए काली गंडकी नदी, वहाँ का दृश्य ये तातो पानी के ठीक सामने, ये बर्फ़ जैसा ठंडा जल और इसी के ठीक सामने तातो पानी में गर्म जल। तो गर्म जल और काली गंडकी नदी का ठंडा जल, प्रकृति की देन देखिए कि 20 मीटर की दूरी पर काली गंडकी का बर्फ जैसा जल और 20 उसी के ठीक सामने तातो पानी का गर्म जल। ये प्रकृति की एक अनुपम भेंट मुक्तिनाथ के पथ पर हमें मिला, जो हमें बहुत अच्छा लगा। अब आइए आपको लिए चलते हैं आगे के पथ में, जहाँ पे अब हम मुक्तिनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो रास्ते में एक जल प्रपात पड़ा जिसका नाम था रूप से झरना। यहाँ पर जल प्रपात को झरना बोलते हैं लोग। तो ये रूप से झरना, ये काफ़ी ऊंचाई से जल नीचे अपना जगह बनाती हुई आगे आ रही है। और ये जो शिलाखंड है, शिला को ब्रेक करते हुए जल अपना मार्ग स्वयं बनाती है। और ये देखिए श्वेत रंग का जल, जैसे लग रहा है आकाश गंगा से दुग्ध गंगा सीधे प्रकट हुई और चली आ रही हैं पृथ्वी से मिलने। ये रूप से जलप्रपात या रूप से झरना या रूप से वाटरफॉल, वाकई में यहाँ पर्यटक स्नान करते दिख जाएंगे, आपको मस्ती करते दिख जाएंगे। तो ये रहा रूप से झरना। और इसके बाद फिर हमारा सफ़र मुक्तिनाथ की तरफ आगे बढ़ चला और उसी तरह से मार्ग की दुश्वारियाँ देखने में, एक तरफ पर्वतमाला शिखर और दूसरी तरफ गंडकी रिवर का दृश्य और सीधा
60 डिग्री का एलिवेशन। एक तरफ गंडकी रिवर की खाई और दूसरी तरफ ये पर्वतमाला। देखने में एक विचित्र सा अनुभव हो रहा है, लेकिन अभी चोटियों पर श्वेत बर्फ हमें नज़र नहीं आए। लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि जैसे हम मुक्तिनाथ के नज़दीक पहुँचने लगेंगे या जोम्सो में एक जगह आएगा, वहाँ से चोटी का दृश्य दिखने लगेगा। वहाँ पर चोटी पर बर्फ हमें दिखने लगेगा। तो ये दृश्य देखते देखते हमारा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है और इस सफ़र में आप भी हमारे साथी हैं। ये सफ़र दुश्वारियों भरा भी है, प्रकृति के नज़ारों के बीच भी है और अब देवदार के पेड़ हमारा साथ देने के लिए सामने आ चुके हैं और सामने चोटी पर आप बर्फ भी देख पाएंगे। ये श्वेत रंग का बर्फ चोटी पर नज़र आने लगा और काली गंडकी रिवर का विस्तार, यानी कि उसकी पाट या उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, वो देखते बनता है गोल गोल शंकर जी के पिंडी जैसा पत्थर। काली गंडकी रिवर का शोभा बढ़ाती हैं और चोटियों पर जो हिम शिखर दिखाई देता है वो भी हम सभी को रोमांचित कर देता है। इस रोमांच के बीच ये देखिए शंकुआकार हमारे पेड़, जो प्रकृति की अनुपम देन है कि जो थोड़ा हाइट या थोड़े एलिवेशन को हम पाते हैं तो वहाँ पर इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। देवदार, चीड़, चिनार, साल, सागौन, इस तरह के पेड़ यहाँ पर अब हमारे साथी बन रहे हैं और पर्वतमाला पे श्वेत शिखर आंखें बिछाए हम सभी का स्वागत कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। इस तरह प्रकृति के नज़ारों के बीच हम निरंतर मुक्तिनाथ धाम की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अब हमारा यह मार्ग काली गंडकी रिवर के समीप पहुंचने जा रहा है। ये देखिए दाहिने तरफ काली गंडकी रिवर के कई ब्रांच में बंटकर और अपनी चौड़ाई को बढ़ा रही है और बढ़ाने के साथ ही साथ अभी काली गंडकी रिवर के बीच से भी हम पार करेंगे। हमारी गाड़ी काली गंडकी रिवर के बीच से उसके जलधारा को चीरते हुए आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर अभी प्रशासन ने कोई पुल का निर्माण अभी नहीं किया है। इसलिए ये काली गंडकी रिवर के मध्य से एक एडवेंचर पैदा करते हुए हमारी गाड़ी अभी आगे बढ़ेगी और आप भी देखकर रोमांचित हो जाएंगे। हमारा मुक्तिनाथ का ये पथ दुश्वारियों भरा, धूल भरा, साथ ही साथ प्रभु के निकट पहुंचने का एक माध्यम भी है। हमारी पृथ्वी पर ये चौथा बैकुंठ लोक है। यहाँ पर टेम्परेचर रात में 0 से भी नीचे कभी कभी चला जाता है और दिन में अक्सर 8 से 14 डिग्री के बीच में वैरी करता है। बरसात के दिनों में यह जगह काफ़ी बर्फ़ से लद जाता है, मतलब सितंबर अक्टूबर यानी कि अगस्त से ही यहाँ बर्फ़ दिखने लगेगा और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है मई जून का, जहाँ पे आपको 0 डिग्री रात में तो मिल जाएगी टेम्परेचर, लेकिन दिन में खिली खिले धूप के बीच में 10 से 14 डिग्री के बीच का टेम्परेचर थोड़ा सा सुहावना दिखेगा
और इस सुहावने मौसम में भगवान मुक्तिनाथ का दर्शन वाकई में मन को भी रोमांचित करने जैसा है और मन को शांत करने जैसा है। देखिए, यहाँ काली गंडकी रिवर के जलधारा को चीरते हुए हम लोगों का सफ़र आगे बढ़ रहा है और ये जलधारा इसलिए चीरना पड़ रहा है या इसलिए जलधारा के बीच से हम मार्ग बनाते हुए जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने अभी यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं किया है। तो अभी नेपाल में ऐसी जगह है जहाँ पर बरसात के दिनों में आपका आना संभव नहीं होगा। मतलब कि जून, जुलाई, अगस्त के महीने में आप मुक्तिनाथ का यात्रा न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो जलधारा चीरते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ी है उस समय पानी इतना ज़्यादा होगा कि आपकी गाड़ी काली गंडकी रिवर के जल के धारा को चीरते हुए अपना मार्ग नहीं बना पाएगी। तो जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने मुक्तिनाथ के सफ़र के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। वैसे मौसम विभाग का अनुमान लगा के, देख के, समझ के आप अपनी यात्रा का निर्धारण करिएगा। ये 3 महीने यहाँ के लिए मेरे हिसाब से अनुकूल नहीं है। और साथ में दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीना पूरा का पूरा मार्ग बर्फ से ढका रहता है। यदि वाकई में अगर आप प्रकृति के प्रेमी हैं और आप चाहते हैं कि आप बर्फ़ के बीच में आपकी गाड़ी जाए, तो दिसंबर से लेके और फरवरी तक के महीने में मुक्तिनाथ का सफ़र तय करिए, जिसमें आपको सड़क के दोनों तरफ और ऊपर पहाड़ी तक सफ़ेद ही सफ़ेद चादर नज़र आएंगे और इन चादरों के बीच में आपको स्वर्ग जैसा एहसास होगा। लेकिन ठंड का एक क्लाइमेक्स भी होगा कि टेम्परेचर हर जगह 0 से नीचे होगा और कहीं भी आपको पीने का पानी भी बर्फ़ को गर्म करके मिलेगा। इस तरह से आप देख पाएंगे कि हम धीरे धीरे मुक्तिनाथ के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। और मुक्तिनाथ आने से पहले एक जगह पड़ेगी जोमसम, जहां पे यहाँ का हवाई अड्डा भी है। तो उस हवाई अड्डे का भी आप जोमसम जैसी जगह पर अवलोकन कर सकते हैं। तो जोमसम हमारा सफ़र अब पहुंचने वाला है और धीरे धीरे सफ़र की दुश्वारियों के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हमारा एवरेज 20 किलोमीटर प्रति घंटे की हो चुकी है। गाड़ियों का एवरेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। कहने के लिए पोखरा का सफ़र 170 किलोमीटर का है, लेकिन 170 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हमें और आपको 6 घंटे का समय देना होगा। इस तरह से ये बाबा मुक्तिनाथ का धाम वाकई में बैकुंठ लोक है पृथ्वी पर। और बैकुंठ लोक की यात्रा के लिए थोड़ी दुश्वारियाँ तो झेलनी पड़ेंगी। बैकुंठ का मार्ग कहीं न कहीं नर्क से होकर भी गुजरेगा। जैसे धूल भरी सड़कें किसी नर्क से कम नहीं है। आपके ड्राइवर को और आपको भी विजिबिलिटी बिल्कुल 0 कर देगी। आगे अगर कोई गाड़ी जा रही है तो आपको विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिखेगी कि हम ऐसा तो नहीं सामने वाले जीप, कार या बस से टकरा जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा संभालने वाली है। और अब हम जोमसम जैसी जगह को पार कर चुके हैं और हम धीरे धीरे मुक्तिनाथ के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। मुक्तिनाथ से 18 किलोमीटर पहले जोमसम जगह पड़ता है, जो इस जगह का मुख्यालय भी है और एयरपोर्ट भी है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ चुके हैं और हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे काली गंडकी रिवर की चौड़ाई और साथ में सड़क की दुश्वारियाँ, सड़क की दुर्गमता और हरियाली भरा क्षेत्र, मुक्तिनाथ शालिग्राम क्षेत्र, बैकुंठ लोक, चौथा बैकुंठ, इस तरह की संज्ञा और बाबा मुक्तिनाथ का ध्यान मन में बनाए हुए
सफ़र को आप करते जाइए और माँ पार्वती स्वरूपा प्रकृति के इन नज़ारों के बीच आप निरंतर भगवान का ध्यान करते रहिए, क्योंकि भूलोक के स्वामी भगवान शंकर ही तो हैं। और भगवान शंकर की इस रचना के बीच में भगवान विष्णु जी का बैकुंठ लोक, क्या कहने, हरि और हर दोनों का संयोग मुक्तिनाथ धाम में है। गलेश्वर नाथ महादेव हर और मुक्तिनाथ भगवान हरि दोनों का मिलन इस यात्रा में होता है। और हमारी इस यात्रा में आप सहयात्री बन के हमारे साथ रहे, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। इस बीच मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि थोड़ा प्रकृति के नज़ारे और यहाँ के लोगों के बीच हम सफ़र करें, तो आप बस द्वारा यात्रा करें। आप अपनी यात्रा यदि बस से नहीं करते और अपने साधन से आते हैं, तो उस साधन के लिए मुक्तिनाथ के लिए अलग से आपको परमिट लेना पड़ेगा और इसके लिए 1000 रुपया प्रति व्यक्ति देय होगा नेपाली में। तो इस तरह से आप अपना परमिट मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए ज़रूर बना लें। हाँ, यदि बस से आप सफ़र करते हैं तो यह यात्रा में शायद आपको पर्ची नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, यदि आप पर्ची नहीं भी बनाते हैं तो जहाँ पर मुक्तिनाथ की पर्ची की चेकिंग होती है उस जगह पर भी यात्रियों के पर्ची बनाए जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपने सफ़र तय कर लिया तो मुक्तिनाथ आने से पहले एक चेक पोस्ट पड़ता है जो वहाँ के प्रशासन द्वारा आपको आपके लिए यहाँ जाने के लिए प्रशस्ति पत्र अर्थात यहाँ का जो परमिट है वो बनाया जाएगा उचित शुल्क लेके। शुल्क वही लगभग 1000 नेपाली रुपया होगा, तो वो आप देकर अपना वहाँ भी बनवा सकते हैं, पोखरा में भी बनवा सकते हैं और भैरवा में भी बनवा सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रपत्र के बनने की सूचना मुझे ऑनलाइन नहीं मिली। मुक्तिनाथ आने में अभी 20 मिनट बाकी है। ये पीछे खांजा गांव है मेरे, और खांजा गांव से मुक्तिनाथ 5 किलोमीटर। इस तरह से ये रास्ते का सीन देखें, वाकई में बहुत प्यारा सीन। मुक्तिनाथ का ये रोड ट्रिप वाकई में अपने आप में एक मार्वलस ट्रिप है। ओके, चलिए ये रोड ट्रिप हम आपको दिखा रहे हैं और मुक्तिनाथ पहुंच के ये रोड ट्रिप हमारा समाप्त होगा। भगवान श्री हरि यानी कि मुक्तिनाथ और प्रभु हरिहर अर्थात गलेश्वर महादेव दोनों की इस तीर्थ यात्रा में आप सभी ने हमारा साथ दिया है और अंत तक आपने इस वीडियो में भी मेरा साथ दिया है। तो इस मुक्तिनाथ की यात्रा का पुण्य के भागी हमारे साथ साथ आप भी हैं। और मुक्तिनाथ आने के लिए आप समय अनुसार मौसम का चयन करिए। रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं है। हर थोड़ी दूर पर खाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है और किसी प्रकार के कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आप अपने साधन से भी आ सकते हैं, सरकारी साधन से भी आ सकते हैं और किसी भी प्रकार की दुविधा यहाँ नहीं है। लेकिन मुक्तिनाथ आने के लिए आप गर्म कपड़े जी भर के लेके आइए, क्योंकि यहाँ शाम होने के साथ साथ टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मुक्तिनाथ यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री हरि।